आज समय ने शौर्य कथा का पन्ना पन्ना खोला है। हर अक्षर और पन्ने ने बस नाम एक ही बोला है। अग्निवंश की शिलालेख पर अंकित जिसकी गाथा है, लेकर जिसका नाम आज सीना चौड़ा हो जाता है। सबके गौरव का प्रतीक है बेटा हिंदुस्तान का, सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का। नमस्कार। पिछले अध्याय में हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धाक से अच्छे से परिचित हो चुके हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। समय अब परवान चढ़ रहा था। पृथ्वीराज अब परिचय का मोहताज नहीं था। साल 1183 में पृथ्वीराज की सेनाओं ने दिल्ली के सीमांत प्रांतों पर नियंत्रण कर लिया। इतने विशाल इलाके में अपने साहस और शौर्य के दम पर पृथ्वीराज की सेना और उसके झंडे गाड़कर अपने सम्राट को सूचना देने अजमेर निकल पड़ी। पर रात के घने अंधेरे को देखते हुए चौहानी सेना महोबा राज्य की सीमाओं में घुस गई और वहीं अपना डेरा डाल लिया। जब महोबा के सरदारों को इस बात का पता चला तो उन्होंने पृथ्वीराज के सेनापतियों से सेना हटाने को कहा और उन्हें धमकी दी कि वो अपना लश्कर लेकर यहाँ से कहीं और चले जाएं। उनकी धमकी सुनकर पृथ्वीराज के सेनापतियों ने महोबा के सरदारों के घमंड में उठे सरों को धड़ से अलग कर दिया। अपने सरदारों की हत्या की खबर सुनकर महोबा के सम्राट चंदेल राजा परमाल प्रतिशोध की आग में जल उठे और पृथ्वीराज की सेना पर हमला कर उनकी बेशुमार खजाने पर अपना कब्जा कर लिया। अपनी सेना का इस कदर अपमान देख पृथ्वीराज अपना आपा खो बैठे और एक अति विशाल सेना के साथ महोबा राज्य के चंदेलों पर चढ़ाई कर दी। प्रतिशोध की प्रचंड आग में जल रहे पृथ्वीराज महाभयंकर चौहानी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए महोबा की सीमाओं में दाखिल हुए और कुछ ही क्षणों में अपने सैनिकों के अपमान का बदला लेकर हर जाने के साथ दिल्ली की ओर निकल पड़े। पर कुछ समय बाद ही राजा परमाल के साले माहिल ने पृथ्वीराज को पैगाम भेजा जिसमें लिखा था, हे आर्य भूमि के सूर्य कुलदीप, सम्राट आपके चरणों में माहिल देव का प्रणाम स्वीकार हो। आज महोबा राज्य के दो महान योद्धा आल्हा और ऊदल ने राजा परमाल का त्याग कर दिया है। यही सही समय है महोबा की धरती पर चौहानी झंडा फहराने का। इस पत्र को पाकर अगले ही महीने एक बार फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने महोबा की ओर कूच किया। पृथ्वीराज के अति विशाल गरजती सेनाओं को देख राजा परमाल ने अपने वीर योद्धा आल्हा और ऊदल को पृथ्वीराज को रोकने के लिए कन्नौज से वापस बुलवाया। अपनी मातृभूमि पर आए संकट को देख आल्हा और ऊदल कन्नौज से रवाना हुए। अब महोबा के मैदानों में उस कालखंड के सबसे बड़े महायोद्धा अपनी खून की प्यासी तलवारों के साथ आपस में भिड़ गए। प्रकोप बन चुके आल्हा और ऊदल ने अपने पराक्रम से पृथ्वीराज की विशाल सेना के कई सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। अपनी सेना को यूं तहस नहस होते देख सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं युद्धभूमि में उतरकर मोर्चा संभाला और कुछ ही पलों में शत्रु सेना के खून से महोबा की धरती को लाल कर दिया। शाम होते होते उस सदी के कई योद्धा काल के गाल में समा चुके थे। फरवरी सन 1183 को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमाल को हराकर अपनी सेना के शौर्य का परिचय देते हुए अपने सेनापति पज्जुदेव और चावंडराय को महोबा और कालिंजर का सरदार नियुक्त कर दिया। इतने विनाशकारी युद्धों को जीतने के बाद संपूर्ण भारत खंड पर पृथ्वीराज का नाम कहर बन चुका था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य सत्ता को दिल्ली के आगे झुकाने का प्रण लिया और साल 1187 में अपने सभी सामंत सरदार और अधीनस्थ राज्य की सेनाओं को एकत्रित कर निकल पड़े गुजरात जीतने। 4 महीनों के लंबे सफर के बाद पृथ्वीराज गुजरात की सीमाओं में दाखिल हो चालुक्य राजा भीमदेव की सेना पर आंधी के समान टूट पड़े और अक्टूबर सन 1187 को भीमदेव को हराकर गुजरात के किले पर अपना चौहानी झंडा तान दिया। महावीर पृथ्वीराज चौहान ने जब रथ पर चढ़कर समर भूमि में प्रवेश किया तो राजा भीमदेव की सेना में भगदड़ मच गई। सभी शत्रु सैनिक अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तभी राजा भीमदेव ने मैदान में आकर अपनी बिखरती सेना को पुनः एकत्रित किया और पृथ्वीराज सामने आ खड़े हुए। पृथ्वीराज और भीमदेव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अंततः इस युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज की विजय हुई। अक्टूबर सन 1187 को पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के किले पर अपना चौहानी झंडा तान दिया। अपनी सत्ता को इस कदर मजबूत करने के बाद
सम्राट ने उत्तर की सभी बड़ी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने शुरू किए। इतिहास में दर्ज तथ्यों के आधार पर पृथ्वीराज ने कुल 13 विवाह किए और हर विवाह के साथ उनकी ताकत में इजाफा होता गया। उत्तर भारत की सभी रियासतों को अपनी कूटनीति और रणकौशल के दम पर अपनी छत्र छाया मिलाकर अपने अधीन कर लिया। वो पथ क्या, कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी यशगाथा पूरे भारत में तेजी से फैल रही थी। उनकी वीरता के किस्से सुनकर राजा जयचंद का खून खौल उठता। राजा जयचंद कन्नौज के एक शासक थे। ये वही जयचंद है जिसे अक्सर गद्दार और धोखेबाज के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासों को छोड़कर इतिहास में कहीं भी जयचंद की गद्दारी की कोई कहानी मौजूद नहीं है। जयचंद पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन मोहम्मद गौरी को युद्ध में सहायता दी थी, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। दरअसल कन्नौज का शासक राजा जयचंद उस वक्त भारत का दूसरा सबसे ताकतवर सम्राट था और उसने अपने आप को सबसे शक्तिशाली राजा प्रमाणित करने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी सभी छोटे बड़े प्रांतों के राजाओं ने भाग लिया और कन्नौज के राजा जयचंद की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन पृथ्वीराज ने जयचंद की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। तभी से जयचंद सम्राट को अपना शत्रु समझने लगा। लेकिन इससे जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता और बेबाक अंदाज से बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब इस बात का पता जयचंद को चला तो उसने संयोगिता का विवाह किसी और राजकुमार से करवाने का निश्चय किया और राजकुमारी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में राजा जयचंद ने पृथ्वीराज को छोड़कर भारत के सभी छोटे बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजा और पृथ्वीराज का अपमान करने के उद्देश्य से उसने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर द्वारपाल की जगह पर स्थापित कर दी। लेकिन स्वयंवर के वक्त संयोगिता ने सभी राजकुमारों को छोड़कर वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को ही पहना दी। जब इस बात का पता सम्राट पृथ्वीराज चौहान को चला तो उन्होंने संयोगिता को स्वयंवर से उठा लिया और सभी राजाओं को चुनौती दी और भरी सभा में यह घोषणा की कि अगर किसी को मेरे विवाह से आपत्ति है तो वो मुझसे रणभूमि में आकर मिले। पृथ्वीराज की इस हुंकार से कन्नौज की राजसभा में सन्नाटा पसर गया। किसी राजा ने पृथ्वीराज का विरोध करने का साहस नहीं किया और पृथ्वीराज राजकुमारी संयोगिता से विवाह कर उन्हें दिल्ली ले आए। यह सब देखकर जयचंद क्रोध से भर उठा और उसने पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में हराने का निश्चय किया। साल 1189 और 1190 में राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ ही देर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गंगा और दोआब की घाटियों पर शत्रु सैनिकों की लाशों के अंबार लगा दिए। जयचंद की इस युद्ध में हार हुई और पृथ्वीराज चौहान ने गंगा के तट पर बसे इलाकों में अपना चौहानी झंडा तान दिया। राजसूय यज्ञ को संपन्न कराने वाले राजा जयचंद को रणभूमि में धराशायी करने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वतः ही भारत के सबसे महान योद्धा घोषित हो चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और भारत की भौगोलिक स्थितियां बदलने लगी। लूट और शासन के काले मंसूबों के साथ अफगानिस्तान का लुटेरा मोहम्मद गौरी हिंद के ताज की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मोहम्मद गौरी की बर्बर सेनाओं ने मुल्तान पर आक्रमण कर वहां के बसे बसाए नगरों को राख का ढेर बना दिया। क्रूरता और कट्टरता के प्रतीक गौरी ने मुल्तान के निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम कर मुल्तान की सरजमी पर अपना शासन कायम कर लिया। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे उस शूरवीर ने अपने साहस और पराक्रम से मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और अपने बलिदान से ऐसा इतिहास रचा कि जिसके गौरव से राम, कृष्ण और गुरुदेव श्री गुरु नानक देव की ये जन्मभूमि एक बार पुनः धन्य धन्य हो गई। जय हिंद, जय भारत, जय राय पिथौरा।